सुप्रभात। आप सभी को सादर प्रणाम। परम श्री परमादरणीय डॉक्टर हेलन केलर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सीआरसी सिक्किम के इस श्रृंखला के 24वें वेबिनार के इस पटल पर मौजूद आप सभी सम्मानित अतिथियों एवं आदरणीय प्रतिभागीगणों का मेरा नमस्कार। मैं विशालकांत पांडे, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षक सीआरसी सिक्किम। परम आदरणीय निदेशक महोदय जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री अखिल पाल जी एवं आज के हमारे रिसोर्स पर्सन श्री सचिन रिजाल जी, हमारे सीआरसी सिक्किम की कोऑर्डिनेटर महोदया एवं प्रतिभागीगण। आज हम सभी परम विश्री डॉक्टर हेलन केलर एक महान और विलक्षण महिलाओं में से एक थी। आपने ये साबित कर दिखाया कि शरीर की दिव्यांगता किसी व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, बोलने एवं खेलने में बाधा पैदा नहीं कर सकती। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस वेबिनार बधिरांगता का परिदृश्य, शिक्षा सेवाएं और कठिनाइयां के बारे में चर्चा करने के लिए हम सभी इस पटल पर इकट्ठे हुए हैं। बधिरांगता विषय की संपूर्ण जानकारी रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसोर्स पर्सन आदरणीय श्री अखिल पाल जी एवं सचिन रिजाल सर इस पटल को सुशोभित किए हुए हैं। आज हम सभी आप सभी के विचारों से, आप सभी के कार्यों से अब सिंचित होंगे। बधिरांगजनों के शिक्षा एवं पुनर्वास में सेंस इंटरनेशनल इंडिया के कार्यों के प्रति हमें जानकारी प्राप्त होगी। हम सभी लाभान्वित होकर बधिरांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की पहल को गतिशीलता प्रदान कर सकेंगे। सीआरसी सिक्किम इस वैश्विक महामारी के दौरान सिक्किम में दिव्यांगजनों के बीच ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास पर अग्रसर है। सीआरसी सिक्किम अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से दिव्यांगजनों को पहुंचा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कई विशिष्ट जन जुड़े हैं। विशिष्ट सीआरसी गोरखपुर से भी हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी गण आज इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। आप सभी का सहृदय धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज स्वागत का दायित्व मुझे सौंपा गया है, क्योंकि परम आदरणीय मिस आइरिस मैम, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सीआरसी सिक्किम महोदया की व्यस्तता के कारण मुझे आप सभी का स्वागत करने का सुअवसर मिला है। धन्यवाद। मैं विशालकांत पांडे, ओरिएंटेशन मोबिलिटी प्रशिक्षक सीआरसी सिक्किम। स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम हम अपने संरक्षक परम श्रद्धेय यशस्वी निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून महोदय जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी ऐसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन करने में सफल हो रहे हैं। आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी कामना के साथ आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम सभी की प्रेरणा स्रोत परम विश्री डॉक्टर हेलन केलर के जन्म दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री अखिल पाल जी, निदेशक एवं संस्थापक सेंस इंटरनेशनल इंडिया। आप अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास विशेषज्ञ, कानूनविद। आप बधिरांगता के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत के साथ कई अन्य देशों में आपका कार्य चल रहा है, किया जा रहा है। आपके द्वारा बधिरांग दिव्यांगजनों की अपनी सेवाओं से लाभ पहुंचा रहे हैं। परम आदरणीय महोदय, आपका सीआरसी सिक्किम परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हम सभी आपके आभारी हैं। स्वागत के अगले चरण में मैं आज के कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन आदरणीय श्री सचिन रिजाल सर, जो मूलतः सिक्किम से हैं, जो सेंस इंटरनेशनल इंडिया में प्रशिक्षण एवं शोध एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के हेड हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सीआरसी सिक्किम की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महोदया मिस आइरिस मैम, आपकी सहायता, सुझाव एवं आपके कुशल नेतृत्व में हम सभी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने में सफल हो पा रहे हैं। मैम, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ।
आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सम्मानित प्रतिभागीगण विशिष्ट जनों का परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े सभी महान भावों का सादर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों के साथ साथ हम सभी को निश्चय ही प्रेरणा मिलेगा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद। जैसा कि अभी विदित हुआ है कि आज हमारे यशस्वी निदेशक महोदय अति व्यस्तता के कारण उनकी कोई मीटिंग चल रही है, इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं आज के अपने मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री अखिलपाल सर से आग्रह करता हूं कि सर आप आएं और इस मंच से आप अपने विचारों को रखें। आदरणीय अखिलपाल सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच विशाल जी। This is an honor to be with you all in CRC Sikkim's webinar. It is, I can see many friends there in the participation list. So I wish you all a very happy good morning. And also, since we are celebrating Helen Keller Week, so I wish you a happy Helen Keller Week as well. What I would like to do between me and Sachin, we thought that we bifurcate our presentation in a way that आज हम आपको एक थोड़ा सा वृहत रूप में आप लोगों के सामने डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में, बधिरांता के बारे में कुछ शेयर कर सकें। And I think you all have a very good State Disability Commissioner छेत्री साहब। I have a lot of respect for him. मैं उनके साथ कई साल मैंने काम किया है जब वो IICP में थे, और हम लोगों ने उनके बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए, जिससे कि हमारे पेरेंट्स को बहुत फायदा हुआ। उनकी जो स्किल है, वो जो कम खर्च में बहुत सारे एड्स बना के देते हैं, बहुत सारी टिप्स देते हैं, उससे बहुत फायदा हुआ हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चों के पेरेंट्स को। तो मैं ये भी एक आप लोगों के सामने उनको नमन करना चाहता हूँ। दूसरा नमन मैं करना चाहूँगा हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड डेफ ब्लाइंड की संस्थापिका स्वर्गीय हेलन, जो हमारे साथ अब नहीं है, बेरोज वाचा मैम, जिन्होंने हेलन केलर इंस्टीट्यूट मुंबई में शुरुआत की थी। उनके कारण सेंस इंटरनेशनल इंडिया जो आज स्वरूप में है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत सारी इंस्पिरेशन बेरोज की भी यही है। तो उनका भी मैं आज आप लोगों के सामने नमन करता हूँ। जिस तरह से विशाल जी ने बताया कि हम हेलन केलर के जन्म दिवस की जो से लगती हुई जितनी जानकारी है, जितना अवेयरनेस है, उस पर भी बात करेंगे। पिछले 3 दिनों से पूरे देश में और विदेशों में ये अवेयरनेस हो रहा है। अभी जितना ज्यादा हो सके उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में बताएं, लेकिन उसके पहले कुछ एक पृष्ठभूमि आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, और बाकी जो डेफ ब्लाइंडनेस की जो डिटेल्स हैं, बधिरांधता के जो डिटेल्स हैं कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उन बच्चों का असेसमेंट कैसे होता है, किस तरह काम किया जाता है, ये सारी चीजें मेरे साथी सचिन आपसे बात करेंगे। और सचिन क्योंकि सिक्किम से हैं तो वो सिक्किमीज भी आपको आपकी भाषा में भी कुछ बता सकेंगे, जो लोग लोकल हैं उनके लिए, और जो बाहर के हैं वो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में करेंगे। तो आपके अनुमति से मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। आज का जो टॉपिक दिया गया है कि बधिरांधता के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, और बधिरांध बच्चों के लिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं और उसमें क्या परेशानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। थोड़ा समय हम ये देखें कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। तो डेफ ब्लाइंडनेस जो है वो 2 डिसेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। इस पे मैं ज्यादा देर बात नहीं कर रहूंगा क्योंकि सचिन इस पे बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन मुख्यतः ये है कि 2 डिसेबिलिटी का मिश्रण है। और क्योंकि हम करीब 84% देख के सीखते हैं और 11% सुन के सीखते हैं, तो अगर हमारे देखने और सुनने में प्रॉब्लम हो या आंख और कान में कोई प्रॉब्लम हो तो करीब 95% जो हम सीखते हैं उस पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए, और जब सचिन का प्रेजेंटेशन होगा तब शायद इससे आपको और समझने में सहायता मिलेगी। जब हम डेफ ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो बधिरांधता के बारे में पहली बार अगर कहीं
कोई मेंशन हुआ हो, कहीं कोई बात कही या लिखी गई हो, तो वो 1648 में हुई थी। जबकि एक डॉक्टर गैब्रियल फार्टल थे जो एक अंग्रेज के बारे में बता रहे थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक, जॉन बुलेवर की एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया था जो देख भी नहीं सके, सुन नहीं सके, उनको बोलना सिखाया जा रहा है। ये एक द स्टोरी ऑफ ब्लाइंडनेस नाम की एक पुस्तक है। उसमें सबसे पहले 1648 में डेफ ब्लाइंडनेस का जिक्र हमको मिलता है। और ये करीब करीब 100 वर्षों पहले, कौन से 100 वर्षों, 1760 और 1784 में पहला स्कूल फॉर द डेफ और ब्लाइंड जो फ्रांस में स्थापित हुए, उसके करीब 100 वर्ष पहले की बात है। तो आप सोचिए कि जब 1648 में किसी ने कहा कि जो व्यक्ति बधिरान है उनको बोलना सिखाया जा सकता है, उसके बाद 100 साल लगे, तब तक डेफ ब्लाइंडनेस के लिए कुछ नहीं हुआ। ब्लाइंडनेस और डेफनेस के लिए अलग अलग काम शुरू हुए। और उसके बाद आगे देखें, ये जो स्टोरी थी, स्टोरी ऑफ ब्लाइंडनेस, ये लॉरा ब्रिजमैन, जो कि पहली डेफ ब्लाइंड म्यूट महिला बनी जिन्होंने भाषा का प्रयोग शुरू किया, जिन्होंने कम्युनिकेशन की शुरुआत की 1837 में परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड यूएस में। तो ये उसके 200 साल पहले। मेरा कहने का अर्थ ये है कि डेफ ब्लाइंडनेस जो है ये अभी कुछ नई डिसेबिलिटी पता चली है, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुरानी डिसेबिलिटी है। जब से मानव सभ्यता शुरुआत हुई, मानव का जन्म हुआ है, तब से जैसे दूसरी डिसेबिलिटीज आई वैसे डेफ ब्लाइंडनेस भी रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेफ ब्लाइंडनेस कुड नॉट गेट द अटेंशन विच इट शुड हैव गॉट इन द लास्ट 300 years। तो ये एक विडंबना है कि हम बधिरान व्यक्तियों को हम किसी भी तरह से एक अपने समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हुए थे। 1842 में चार्ल्स डिकन्स, आपने नाम सुना होगा, उनके बहुत सारी स्टोरीज आपने शायद पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, उसकी हिंदी में भी रूपांतरण आए। तो चार्ल्स डिकन्स की जो स्टोरीज थी, उन स्टोरीज में उन्होंने जो ये परकिंस स्कूल में जो लॉरा ब्रिजमैन का जो एक अनोखा प्रयोग रहा कि वो पढ़ने लगी, वो उनका बोलना मतलब कम्युनिकेट करना शुरू किया उन्होंने। ये जो चार्ल्स डिकन्स ने 1842 में उन्होंने अपनी एक, जब वो अमेरिका गए थे, एक ट्रैवलर थे, ये यात्री थे जो अलग अलग जगह, अलग अलग देश में यात्रा करते थे और वहां के संस्मरण अपने छापते थे, लिखते थे, जो लोगों तक यूके इंग्लैंड में पहुंचता था। तो उन्होंने अमेरिकन नोट्स में ये बात लिखी कि कोई डेफ ब्लाइंड व्यक्ति जिसका नाम लॉरा ब्रिजमैन है, उसको परकिंस स्कूल में कम्युनिकेशन करना सिखाया गया। और ये होने के बाद there were deaf blind children who started finding place in schools for the deaf and schools for the blind। 1860 में फ्रांस में पहली बार हुआ, 1882 में स्वीडन में, फिर 1887 में जर्मनी में और 1889 में फिनलैंड में इन डेफ ब्लाइंड बच्चों को धीरे धीरे जगह मिलने लगी, स्पेशल स्कूल्स में जगह मिलने लगी। और 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते एशिया में भी कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही थी। बहुत सारे विश्व के अलग अलग जगहों में ये सब हो रहा था, लेकिन हम अभी तक इससे अछूते थे 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते तक। 1954 में यूके में, इंग्लैंड में, दो माताएं एक साथ जुड़ी, मार्गरेट ब्रॉक और पैगी फ्रीमैन। ये सिर्फ इसलिए जुड़ी क्योंकि 1950 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देयर वाज अ पेंडेमिक, जैसे हम अभी पेंडेमिक में जी रहे हैं, वैसे ही देयर वाज अ पेंडेमिक ऑफ रूबेला। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को रूबेला की बीमारी लगी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और रूबेला जो है वो क्या करता है? रूबेला अगर माँ का गर्भ है और गर्भ के पहले 3 महीने, द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, द रूबेला infection
इन्फेक्ट्स द फीटस, जो भ्रूण है उसके पहले 3 महीने पे उसका असर होता है, और जो कुछ भी डेवलप हो रहा है, जिस किसी चीज का भी अंग का विकास उन पहले 3 महीने में हो रहा हो, उस विकास पे रुबेला अपना असर डालता है। और पहले 3 महीने में आप अगर पढ़े हो या जानते हो तो सिर्फ बच्चे का सिर, उसके सिर का डेवलपमेंट होता है। भ्रूण में सिर्फ एक गोल सिर दिखाई देता है, आंख, कान, नाक और मस्तिष्क और उससे जुड़ी हुई चीजें। तो रुबेला के कारण बहुत सारे बच्चे, एक नहीं 2, कई डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे थे। ये पेंडेमिक 1950s में हुआ, और ऐसे ही पेंडेमिक के रिजल्ट से 2 बच्चे पैदा हुए थे अलग अलग माताओं से, मार्गरेट और पैगी से। जब वो साथ में मिले तब उन्होंने एक संस्था शुरुआत की कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमारे बच्चों के जैसे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, क्यों ना हम एक साथ आए, और उन्होंने सेंस नाम की संस्था की शुरुआत की। और उसके करीब करीब 300, जब पहली बार डेफ ब्लाइंड शब्द का पता चला, उसके 300 साल के बाद 1976 और 77 में हमारे देश में हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफ ब्लाइंड और क्लार्क स्कूल फॉर द डेफ इन चेन्नई, इन दोनों ने 2 अलग अलग महिलाएं थी, एक डॉक्टर लीलावती पैट्रिक और दूसरी बेरोज वाचा, लेकिन दोनों ने अलग अलग समय में, ये मिली नहीं थी अभी तक अपने से, एक दूसरे से। एंड देन somehow they realized, because they both were working in the deaf sector, both were working with deaf children, they came across children with blindness as well, deafness and blindness. तो उन्होंने हमारे देश में अपने अपने स्तर पर काम की शुरुआत की डेफ ब्लाइंडनेस के लिए। 1976 से लेके 1997 तक ये 2 संस्थाएं शायद 25 या 30 बच्चों के साथ काम कर रही थी, और देश में बहुत कम अवेयरनेस थी डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में, यहाँ तक कि ना गवर्नमेंट को पता था ना ही एनजीओस को। सो देयर वाज complete lack of awareness about needs of deaf blind children. Only one deaf blind dedicated school जो हेलन केलर इंस्टीट्यूट चला रहा था मुंबई में, जिसमें 23 बच्चे आते थे। बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, थिंक अबाउट ओनली वन स्कूल फॉर डेफ ब्लाइंड, और जहां की करीब करीब 5 लाख से ज्यादा डेफ ब्लाइंड हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। कई बार इन बच्चों को मेंटली रिटार्डेड कह दिया जाता था, मेंटली इल कह दिया जाता था, कभी भी इनको डेफ ब्लाइंड करके नहीं चिन्हित किया गया। We could not identify, we could not provide appropriate support to deafblind children because their need was mainly communication. कि हम जो कहते हैं वो कैसे समझे और वो क्या कह रहे हैं हम कैसे समझे, ये उनकी मुख्य जरूरत रही है। इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सचिन इस पे भी आपसे बात करने वाले हैं। ये जो रियलाइजेशन था कि इन बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो सेंस ने, जो यूके की संस्था थी, 1994 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में अपने काम की शुरुआत करें। उन्होंने सेंस इंटरनेशनल के नाम से एक संस्था बनाई और 1997 में 1997 सेंस इंटरनेशनल इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, जो आज आपके सामने हम लोग 2 हैं, लेकिन हमारे जो काम है वो आज 23 राज्यों में है, भारत में 23 स्टेट्स में है। Almost 60 partners we are working with, reaching out to about 80,000 deafblind people. जहाँ कहाँ 25 से 30 deafblind बच्चे 1976-77 से लेके 97 तक सिर्फ 25 या 30 बच्चों तक हम पहुँच पाते थे। Now we are reaching out to 80,000 plus. Also, we are working in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Malaysia. We are supporting teacher training. So all that has happened in the last 24-25 years. हमारा जो एम है वो we want to support development, establish more service. So हम ये नहीं चाहते कि हर जगह सेंस इंटरनेशनल इंडिया का एक ब्रांच बने, सेंस इंटरनेशनल इंडिया का स्कूल खुले, नहीं। सिक्किम में भी हम आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ काम कर रहे हैं। उनके बारे में सचिन आपको और भी ज्यादा डिटेल देंगे।
हर जगह जहां हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद लोकल पार्टनर्स. सो इट इज नॉट सेंस इंटरनेशनल इंडिया center. It is either a center in Shishu Sarathi, or it is a center in Blind People Association, or in National Association for the Blind, or any particular local organization. So that's the model we are following. As I said, 60 projects, 60 project 23 राज्यों में. जल्दी से देखिए कि हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी, डेफ ब्लाइंड के बारे में क्या हो रहा है वो हम देखने की कोशिश करें. जैसे मैंने पहले कहा कि डिसेबिलिटी तो जब से मानव सभ्यता, मानव जाति आई है, तब से डिसेबिलिटी साथ में है. आप जिस भी धर्म को मानते हो, whatever religion you follow, you take the book of that religion, you will find mention of one or two or many people with disabilities mentioned in those religious books. कई बार ये माना गया कि लोग डिसेबल्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में कुछ गलत किया होगा, और इसके उस गलती के कारण उनको इस जिंदगी में डिसेबिलिटी वाली लाइफ मिली है, which is absolutely wrong, which is absolutely incorrect. आप ऐसी बातों पे भरोसा बिल्कुल ना करें, सोचे भी नहीं उस बारे में. Lot of work has been done for people who have one disability in India and across the world. एक डिसेबिलिटी वाले, चाहे वो ब्लाइंड हैं या फिजिकली इम्पेयर्ड हैं या डेफ हैं, ऐसा एक डिसेबिलिटी वालों के लिए तो बहुत काम हुआ पूरे विश्व में, हमारे देश में. लेकिन मल्टीपली डिसेबल्ड और डेफ ब्लाइंड के लिए बहुत कम काम हो रहा है. करीब करीब हमारे देश में 90 मिलियन डिसेबल्ड हैं. लेकिन आप अगर ये पता करने की कोशिश करिए कि हमारे देश में कितने बधिरान हैं, तो आपको इसका कोई पता नहीं चलेगा. कोई स्टडी नहीं है, there is no survey, there is no research which is going to tell you the numbers. How we have come to the number of 500,000 or 5 lakh? क्योंकि हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, और 1 लाख के पॉपुलेशन में हमको 45 से 50 मल्टी हैंडीकैप डेफ ब्लाइंड लोग मिलते हैं. क्योंकि हम लोग कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में काम करते हैं. जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस भौगोलिक परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, वहां सबसे पहला काम होता है सर्वे का. और हर 1 लाख पॉपुलेशन में हमको 45 से 50 डेफ ब्लाइंड मल्टी हैंडीकैप लोग मिलते हैं. जिसके कारण अगर आप आज देश की जनसंख्या सोचिए, करीब 130 करोड़ के आसपास है, उसमें कम से कम 5 लाख लोग, कम से कम, मल्टी हैंडीकैप डेफ ब्लाइंड है. और उनके लिए संस्थाएं कितनी काम कर रही हैं? बहुत कम. कॉजेज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि सचिन उस पर भी बात करने वाले हैं. सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जितनी जल्दी डेफ ब्लाइंड बच्चों की पहचान कर सकें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कर सकें उनका, वो फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी अच्छा होगा. बिकॉज इफ वी आइडेंटिफाई अ चाइल्ड अर्ली, वी विल बी एबल टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स, challenges that the child has or is going to face in life. We can train parents better. We can train the child better, so that there is less burden on the family and also less burden on society. That's what society feels, कि हर एक disabled जो आता है हमारे समाज में, वो समाज में बोझ बन के आता है, जो कि बिल्कुल गलत है. ट्रेनिंग जितनी जल्दी शुरू होगी, उतना ज्यादा फायदा समाज को होगा, परिवार को होगा, और विकलांग बच्चे को भी, डेफ ब्लाइंड बच्चे को भी होगा. डेफ ब्लाइंड इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है वो मल्टीफेसेटेड होता है. मल्टीफेसेटेड इसलिए क्योंकि उस बच्चे की हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, उसका विकास कैसा हो रहा है उसके पे ध्यान दे सकते हैं, ताकि उसकी जो आगे आने वाली जो रिस्क्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें. तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन है वो जितनी जल्दी शुरू हो सके उतना बेहतर है. आपको मालूम है कि जिंदगी के शुरुआत के जो साल होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस पे ही हमारी विकास के फाउंडेशन, नींव होती है. अगर हम शुरुआत के सालों में अच्छा परवरिश पालें, अच्छा न्यूट्रिशन, पोषण हमको मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो हमारा आने वाला समय जो है, जो भविष्य होगा, वो भी उतना स्ट्रांग, उतना मजबूत होगा. बहुत सारी स्टडीज हुई है अर्ली इंटरवेंशन को लेके, कि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली स्टिमुलेशन जो है वो लैंग्वेज के लिए, मतलब भाषा का विकास होता है उसके लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, और
खुद का सेल्फ वर्थ, आपकी खुद की जो स्वमूल्य है, आप अपने को किस नजर से देखते हैं, ये सब के लिए अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बच्चों को जितनी जल्दी हो सके दूसरे बच्चों के साथ भेजते हैं, समाज में दूसरे बच्चों के साथ वो रहना सीखते हैं, उनका डेवलपमेंट, विकास किस तरह से हो ताकि वो समाज में दूसरों का हिस्सा बन सके और समाज उनको अपना हिस्सा बना सके। ये सारी चीजें डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए भी लागू होती हैं। सिर्फ क्योंकि बच्चा विकलांग है, डेफ ब्लाइंड है, मल्टी हैंडीकैप है, ऑटिस्टिक है, सेरेब्रल पॉलिसी के साथ है, इसलिए उसको हम कहीं और रख दें, ये ठीक नहीं है। इससे उस बच्चे का विकास उतना ही स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात करें कि इन बच्चों के साथ अगर हमको काम करना है तो कौन करेगा, कैसे इन बच्चों के साथ हम काम करें। माँ बाप तो हैं, they are the first teachers for all of us, even for deaf blind children, but they have other responsibilities, they have other children as well to look after, they have other family members to look after। और जब तक हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जानता हो कि डेफनेस और ब्लाइंडनेस साथ में आने के कारण क्या क्या परेशानियां होती हैं, उनकी जरूरतें क्या होती हैं, वो किस तरह की चीजों से सीख सकेंगे, जब तक ये हमको नहीं मालूम होगा तब तक उस बच्चे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने एक 1998-99 में हम लोगों ने शुरुआत की, एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पायलट बेसिस पे शुरू किया। बाद में उसको RCI का रिकॉग्निशन मिला और अब तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो RCI रिकॉग्नाइज कर चुकी है और जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो, किसी भी डिसेबिलिटी का, उसमें डेफ ब्लाइंडनेस का कंपोनेंट अब ऐड किया जा चुका है, ताकि उन टीचर्स को भी पता हो, चाहे वो डेफ के लिए काम कर रहे हो या ब्लाइंड के लिए काम कर रहे हो या ऑटिस्ट बच्चों के लिए काम कर रहे हो, उनको पता हो कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है, ताकि कोई बच्चा अगर डेफ ब्लाइंड उनके सेंटर में, उनके स्कूल में, उनकी क्लास में आए तो वो उसको पढ़ा सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। साथ ही अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारी करने की जरूरत है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, और वी कैन ऑल्सो डू इट फॉर पेरेंट्स, फॉर थेरेपेटिक एक्सपर्ट्स, थेरेपिस्ट्स, इन सब के लिए अवेयरनेस करना जरूरी है कि डेफ ब्लाइंडनेस एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर हम काबू पा सकते हैं, जिस पर हम जीत पा सकते हैं। ऐसे बच्चों को सिर्फ किसी सेंटर में छोड़ के हम भूल जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मस्तिष्क, उनकी सोचने की प्रक्रिया हम जैसी ही है, लेकिन सिर्फ वो जो सोच रहे हैं, जो वो बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं और हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हम उनसे कैसे बात करें। तो ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। Orientation program on needs of deaf-blind children for teachers working with deaf, blind, multi-handicap, cerebral palsy, mental retardation। अब हम mental retardation शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज अभी भी इस नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इनके जो काम कर रहे हैं उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिस तरह से अभी CRC ने, आपका सिक्किम CRC ने ऑर्गेनाइज किया है, ये एक तरह का ओरिएंटेशन है कि आप लोग जो अलग अलग डिसेबिलिटी कर रहे हैं उनको डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में भी पता चल सके। फिर कुछ विशेष टॉपिक्स होंगे, जैसे असेसमेंट, डेफ ब्लाइंड बच्चों का असेसमेंट कैसे करना, उनको कम्युनिकेशन कैसे सिखाना, उनके ये भी बहुत जरूरी है कि टीचर्स जो हैं, चाहे वो समग्र शिक्षा में काम कर रहे हो, स्पेशल स्कूल में काम कर रहे हो, उनके लिए ये स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और साथ ही लीडरशिप ट्रेनिंग किसके लिए, ताकि लोग आगे जाकर दूसरे लोगों की ट्रेनिंग कर सके। जो आप आज कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप लोग अगर आगे जाकर अपने नए, आपके क्षेत्र में जो नए लोग जुड़ेंगे, उनको जब आप प्रशिक्षित करेंगे, उनका जब आप ओरिएंटेशन करेंगे, तो और भी ज्यादा लोगों तक डेफ ब्लाइंड बच्चों की सर्विसेज। और इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑन वर्किंग स्ट्रेटजीज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसके बारे में सचिन आपसे बात करेंगे। जल्दी से देखें कि गवर्नमेंट का और NGOs का रोल क्या है। ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा,
सबसे पहली चीज तो अब डेफ ब्लाइंडनेस जो है वो राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में अंडर मल्टीपल डिसेबिलिटी जोड़ी जा चुकी है. So now we have a legal tool to ask for the entitlements and rights for deafblind people. National Trust की जितनी स्कीम्स हैं उसमें deafblind persons को रिकॉग्नाइज किया गया है. रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया. ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने बताया प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का, टीचर्स का, उनके लिए. नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने हर कार्यक्रम में जब जब उन्होंने कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया ओरिएंटेशन का, ट्रेनिंग का, उसमें डेफ ब्लाइंडनेस एक कंपोनेंट उन्होंने रखा है. जैसे आज सीआरसी कर रही है जो एनआईपीवीडी के अंदर में है, वैसे ही एनआई ने किया है और दूसरी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी वो किया है. आज करीब 60 एनजीओ पूरे देश में डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अवेयरनेस फैलाने का काम, उनके अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों का रक्षण करने का काम ये एनजीओस अभी भी कर रहे हैं. साथ ही अलग अलग लेवल पे ये जो 60 एनजीओज हैं वो प्रोफेशनल की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि ये सारे लोग डेफ ब्लाइंड बच्चे की जिंदगी में मायने रखते हैं. दे ऑल प्ले अ रोल in the life of a deafblind child. So it is very important that all these professionals also get to understand the needs of deafblind children. One key responsibility taken up by local organization is training of field workers, teachers, आंगनवाड़ी workers and PHC doctors. क्योंकि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड फील्ड वर्कर्स, ये उस क्षेत्र में है जहां बच्चे मिल सकते हैं. So to identify children, we need to orient these 3 categories in a very, very effective manner. Positive direction जो हमने देखा है डेफ ब्लाइंड फील्ड, क्योंकि अब बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो इस क्षेत्र में जुड़े हैं, जिनको डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में अवेयरनेस ज्यादा हुई है, अभी फैली है. थैंक्स टू सीआरसीज, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक्स टू आरसीआई कि अब बहुत सारे लोग अब डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात करने लगे हैं. उससे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. डेफ ब्लाइंड बच्चों का भविष्य एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जो हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ यू. आगे की बात अगर हम सोचें कि हमको क्या करने की जरूरत है, तो पहले मैंने आपको चैलेंजेस बताए, क्या चैलेंजेस होते हैं. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जरूरतें आगे क्या है. और पर्टिकुलरली सीआरसी सिक्किम जो नई सीआरसी है और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का एरिया है, वहाँ अभी बहुत काम करने की जरूरत है. हम लोगों ने काम शुरू किया है. 3 स्टेट्स में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी के 4 स्टेट्स में भी हम लोग शुरू करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं. क्या जरूरत है आगे जाने के लिए, हम अगर भविष्य में देखें तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज है कि डेफ ब्लाइंडनेस जो है वो सेपरेट और यूनिक कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है, उसको उसी तरह से हर एक स्टेट में ट्रीट किया जाए. दैट एनी पॉलिसी दैट इज मेड एट द स्टेट लेवल, इट शुड आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस सेपरेटली. उनको हम किसी और उसमें क्लब ना करें, मल्टीपल डिसेबिलिटी में है भले ही रहें, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है. साथ ही हमको ये भी पता करना चाहिए कि कितने डेफ ब्लाइंड हैं, चाहे वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टेट में जो डिपार्टमेंट है वो अगर कोई सर्वे कर रहा है तो इनका नंबर पता करना जरूरी है. अगर हमारे को पता है कि अगर हम सिक्किम में हैं, सिक्किम में मान लीजिए आपके यहाँ 5000 डेफ ब्लाइंड है, then you will be able to pinpoint which are these deafblind children and people, what kind of support they require, how many of them require to go into education, how many are beyond education age, so they will require adult training, vocational training. इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ नंबर से पता करने में आसानी होगी. असेसमेंट इन इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है कि हम अपना इफेक्टिव असेसमेंट टूल बनाएं जो आपके स्टेट में आपके भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हो, ना कि जो हम फॉरेन में यूज करते हैं या दूसरे राज्यों में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अलग है. आपका हिली रीजन है, आपके कल्चर अलग है, तो आपके कल्चर, लाइफस्टाइल
के हिसाब से हमको असेसमेंट इवैल्यूएशन का एडेप्टेशन करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लोकल लोगों की ट्रेनिंग करें, जितना ज्यादा हो सके हम आप जिस क्षेत्र में ये काम हो रहा है वहां के लोगों की ट्रेनिंग हो सके। क्यों? क्योंकि आप लोग जिस जगह हैं जहां परमानेंट आप रहते हैं वहां अगर रह के काम करेंगे तो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। फिलॉसफी ऑफ डेफ ब्लाइंड एजुकेशन क्या है? एक्सेस टू कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ी फिलॉसफी हम फॉलो करते हैं। अगर बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाए तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आपको मालूम है जब हेलन केलर की 7 साल की उम्र में उनकी टीचर, पहली टीचर आई जिनका नाम एन सलिवन था, और बहुत सारा कोशिश एन सलिवन ने किया कि उसको सिखाए, हेलन को किसी तरह से बोलना सिखाए, साइन करना सिखाए, लेकिन हेलन सीख नहीं रही थी। एक बार उनका झगड़ा हुआ और झगड़े में हेलन बाहर निकल गई। बाहर निकली तो वहां देखा कि हैंडपंप में कोई पानी भर रहा है। अचानक उसका हाथ पानी पे लगा और वो दूसरे हाथ से, वहां एन सलिवन पहुंची तो दूसरे हाथ से वो एन को खोजने लगी। एन को जैसे ही खोजी तो एन ने उसका एक हाथ लिया और उसके हाथ में अल्फाबेट साइन किए WATER और पानी छुआ, उसको साइन दिया पानी पीने का। और ये पहला साइन, पहली बार हेलन को समझ में आया कि जो वो छू रही है उसका कुछ नाम है, और इस जो चीज को वो छू रही है जिसका नाम वाटर है उसका उसकी जिंदगी से क्या संबंध है। एंड दैट वाज द बिगिनिंग। उस समय से शुरू, जब वो सुबह पानी छुई, उस वाटर को टच किया, उसका नाम पता चला, उसके बाद रात सोने तक उसने बहुत सारी चीजों पे अपना हाथ रखा। जिस चीज पे वो हाथ रखती थी एन सलिवन उसको मैन्युअली साइन लैंग्वेज पे अल्फाबेट से उसके हाथ में बताती थी। ये कम्युनिकेशन क्या है वो सचिन आपको बताएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन जो है, जिस दिन हेलन ने वाटर सीखा बोलना, उस दिन से उसकी एजुकेशन की जर्नी शुरू हो गई। उसके ऑल द बैरियर्स शी स्टार्टेड ब्रेकिंग ओनली बाय द फर्स्ट वर्ड शी लर्न। सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सोशल कम्युनिकेशन, जब आप सोशल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो लोगों को बताइए ताकि अवेयरनेस फैले। अगर ये काम जो हेलन केलर के साथ में एन सलिवन ने किया, अगर वो किसी को नहीं बताती तो आज हम ना हेलन केलर के बारे में बात करते होते, we would have not been talking about deafblind also or their education or their achievements. So it's very important to socially communicate what we are doing, whatever, not only for deafblind sector but for any work that you do which is for general good. Networking is also very important. Networking क्यों? क्योंकि deaf blindness का जो क्षेत्र है वो एक बहुत छोटा क्षेत्र है, वो बहुत छोटा क्षेत्र है, और ये जितना छोटा क्षेत्र है, जितने कम लोग काम करते हैं, उतना ज्यादा प्रोफेशनल आइसोलेशन का डर है। आप अगर ब्लाइंडनेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो ब्लाइंड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। डेफ के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे टीचर है जो डेफ के लिए काम कर रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत हम आइसोलेट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे से बात करें, दूसरे टीचर्स को खोजिए जो डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और इसके लिए आपको जब भी मदद लगेगी सेंस इंटरनेशनल इंडिया आपके साथ होगा, आपको कनेक्ट कर सकेंगे हम that where other projects are in your state, in your region, so that you can talk to them. Advocacy, जो लोग अपने बारे में बात नहीं कर सकते, जो अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में नहीं खड़े हो सकते, उनके लिए जरूरी है कि हम खड़े हों, चाहे एज फैमिली मेंबर, फ्रेंड, प्रोफेशनल्स. We have to do a lot of advocacy because it is a question of human right. ये मानव अधिकार की बात है, इसलिए एडवोकेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा किसी सेंटर में 4-5 घंटे रहेगा, बाकी के 20 घंटे कहाँ है बच्चा? माँ बाप के साथ में. दे आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर, फैमिली मेंबर्स आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स. तो हम जब तक पेरेंट्स को अपनी ट्रेनिंग में नहीं इन्वॉल्व करेंगे
तब तक उस बच्चे का सर्वांगीण विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये बात हमको पिछले 1.5 साल में कई बार हमारे सामने आ चुकी है। पेंडेमिक में स्कूल्स बंद हो गए, सेंटर बंद हो गए, सिर्फ फैमिली और पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ काम किया। दे लर्न हाउ टू कम्युनिकेट एंड take the children to the next level. So very important, from day one we involve parents in education and training. अंत में मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा कि जब हम डेफ ब्लाइंड के बारे में सोचें, डेफ ब्लाइंड बच्चे के बारे में सोचें, then we have to try and enter into their experience, कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर उनके हाथ में कोई चीज है, वस्तु है, तो उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को, हाउ दे आर एक्सप्लोरिंग, वी नीड टू गो इनटू देयर एक्सपीरियंसेस। सी द थिंग इज, मेरे और आपके लिए दुनिया कहां तक है? फर्स्ट द वर्ल्ड इज टिल द लास्ट ट्री वी कैन सी और द लास्ट बिल्डिंग वी कैन सी, इजंट इट? हमको पता है कि वो वहां तक तो दुनिया है। और द फेंटेस्ट वॉइस और नॉइस वी कैन हियर, यहां वहां से आवाज आ रही है, आई कैन हियर दैट मीन्स देयर इज समथिंग टिल देयर। But for a deafblind child, whatever the child can touch, so only till that end of the fingertips of the child, उसकी उंगलियों के पहुंच से बाहर दुनिया नहीं है एक deafblind बच्चे के लिए। That's why we need to try and enter into their experiences, into their world, उनकी दुनिया में, and then we need to form a relationship with the child. Teacher, therapist, friend, peer, family is already having a relationship, but they need to form a relationship with them, and then we need to bring them to our world. Then only we can bring them. तब एक बार जब उनकी दुनिया में हम जा सके और समझ सके वो अगर कोई चीज कह रहा है तो उसके कहने का तरीका क्या है, हम उसी तरीके से उसको जवाब दें ताकि वो समझ सके और उसके बाद उनको अपनी दुनिया में लेके आ सके। That's the way we need to go. And for all the nitty-gritties, ये जो कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है, ये सब के लिए मेरे साथी सचिन आपके साथ बात करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। And I hope that I could share some of the understanding of deaf blindness with you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम सभी को डेफ ब्लाइंड के बारे में मिली। इसके लिए सर आपका सादर आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय श्री सचिन रिजाल सर से चाहेंगे कि वो आए और कार्यक्रम में अपने विचारों को रखें। आदरणीय सचिन रिजाल सर। जी, थैंक यू विशाल जी, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू CRC Sikkim for inviting me for this wonderful event on the occasion of Helen Keller's Day. So आज का टॉपिक है डेफ ब्लाइंडनेस, और काफी सारे जो पॉइंट्स है मेरे पहले अखिल सर जिनका प्रेजेंटेशन था उन्होंने कवर कर लिया है, बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे कि डेफ ब्लाइंडनेस सिक्किम में क्या रीच हो रहा है। मैं ज्यादातर सिक्किम और जो डेफ ब्लाइंडनेस के चैलेंजेस है, सिनेरियो है, उसके इर्द गिर्द में ज्यादा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। सो जैसे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन द कंट्री एज पर 2011 सेंसस जो है वो 1.21 बिलियन है, और अगर उसको हम सिक्किम के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सिक्किम में जो पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से वो है 6.63 लाख। सो सिक्किम बहुत ही छोटा स्टेट है, और जहां पर पॉपुलेशन सिर्फ 6.63 लाख के आसपास है, और शायद अभी 7 लाख के आसपास हो सकता है मेरे विचार में, नया सेंसस के अकॉर्डिंग, अगर 2011 में हो सके तो। और जो 2011 के सेंसस के हिसाब से सिक्किम में अराउंड 23,367 पीपल विद डिसेबिलिटी अभी है, जिनमें से 2,940 पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी है। सो
अगर देखा जाए तो सिक्किम में भी काफी पीपल विद मल्टीपल डिसेबिलिटी है। 2940 जो मल्टीपल डिसेबिलिटी में अभी डेफ ब्लाइंडनेस के पॉपुलेशन हमने अभी तक भी इतना बड़े स्तर पे हमने रीच नहीं कर पाए हैं सिक्किम में। सो एज अखिल मेंशन्ड कि हम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं एंटायर कंट्री में, एंड सिक्किम में भी हमारे एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्किम दिव्यांग सहायता सेवा समिति, और उनके थ्रू हमने अभी 1.5 ईयर से ही अभी रिसेंटली काम शुरू किया है। तो काम मोस्टली साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम में काम हो रहा है, और आज के डेट में करीब 21% डेफ ब्लाइंडनेस हमें मिल चुके हैं, और जिनका एज का रेंज है फ्रॉम 13 इयर्स टू 35 इयर्स। सो ये पिक्चर से क्या हमें जानकारी मिलता है कि सिक्किम में अभी भी आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग बहुत पीछे है, क्योंकि एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड विद डेफ ब्लाइंडनेस जो 13 इयर्स है, वो उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो और जो 35 इयर्स है उनको भी अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इतना ड्यूरेशन तक उनको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा था, या उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा था, या उनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, सर्टिफिकेशंस भी नहीं मिल रहे थे उनको। सो हमको काफी ज्यादा काम करना है अगर देखा जाए तो, और ये सिर्फ सिक्किम के स्टेटस नहीं है, बट ये पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का और ये पूरे कंट्री का ही स्टेटस है। हालांकि हम काफी सक्षम हो चुके हैं गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कुछ हद तक रीच करने के लिए पीपल विद डेफ ब्लाइंडनेस कंट्री में। जैसे कि अभी सेंस इंटरनेशनल इंडिया के थ्रू हम 78,000 प्लस स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस या चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस को अभी तक रीच कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि टोटल पॉपुलेशन जो डेफ ब्लाइंडनेस का है कंट्री में वो करीब 5 लाख है, तो और भी रास्ता आगे है जिनको हमें काफी सारे काम करना पड़ेगा, और आपके सपोर्ट के थ्रू ही होगा, माने हम सबके सपोर्ट के थ्रू ही होगा। सो आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में लेके जाता हूं कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। सो डेफ ब्लाइंडनेस, जब भी हम ये शब्द डेफ ब्लाइंडनेस का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इमेजिनेशन आता है, ये कि ना वो व्यक्ति देख सकता है ना वो सुन सकता है। लेकिन इसमें काफी सारे वेरिएशंस हैं और कॉम्बिनेशंस भी हैं। सो डेफ ब्लाइंडनेस एक यूनिक डिसेबिलिटी है जिसके कारण से काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस क्यों? जैसे कि 94-95% जो हम इंफॉर्मेशन बाहरी दुनिया से रिसीव करते हैं वो हम देख के और सुन के रिसीव करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति को देखने की क्षमता भी नहीं है और सुनने की क्षमता भी नहीं है, तो वो जो 94% ऑफ इंफॉर्मेशन जो बाहर के दुनिया से हमको मिल रहा है वो टोटली बंद हो गया। और जो अब हमारे पास रिमेनिंग सेंसेस है जैसे कि टच, टेस्ट और स्मेल, है ना। सो ये जो टच, टेस्ट एंड स्मेल है वो 3 सेंसेस के द्वारा हमें वो सारे 94% इंफॉर्मेशन रिसीव करना है। अब एक एग्जांपल है, जो पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंडनेस हो गए हैं उनको तो देखना और सुनना तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो ज्यादातर वो अदर 3 सेंसेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब हर चीज तो मैं टेस्ट करके तो मैं बता नहीं सकता हूं। अगर मेरे पास सामने पेन है तो मैं मुंह के अंदर लेके जाके अच्छा ये पेन है तो नहीं बोलूंगा। अगर कोई व्यक्ति मिले तो मैं उसको मुंह पे लेके जाके नहीं कर सकता। हाँ, ये बाइट करके या फील सेंस ऑफ टेस्ट के हिसाब से मैं उनको नहीं बोल सकता कि ये आप कौन है।
वो बहुत ही ऑकवर्ड भी दिखेगा। दूसरा स्मेल है, उस स्मेल से भी मैं काफी कम सारी चीजों को रिसीव कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेंसेस में, अगर कोई व्यक्ति डेफ ब्लाइंड हो जाता है, वो टच हो जाता है, क्योंकि टच से वो सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि टच सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स बन जाता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। सो एक डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए टच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसा बोला भी जाता है कि उनके जो हाथों के रीच है 180 डिग्री आगे और पीछे इतना, तो ये उनके वो हाथों के रीच तक ही उनका पूरा दुनिया सीमित है, उसके बाहर वो कुछ नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। सो डेफ ब्लाइंड व्यक्ति के लिए काफी मुसीबत आ जाता है बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन रिसीव करने में। और दूसरा कि डेफ ब्लाइंडनेस एक कॉम्बिनेशन ऑफ विजन एंड हियरिंग है। सो अगर एक व्यक्ति को डेफ ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उसमें विजन इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट का कॉम्बिनेशन है, जिनके कारण उनको और भी ज्यादा दिक्कतें आ जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करने में दिक्कतें आ रहे हैं, और एजुकेशनल नीड्स में भी दिक्कतें आ रहे हैं। तो अगर डेफ ब्लाइंडनेस है, इंफॉर्मेशन नहीं जा रहे उनके पास, तो जो देख के और सुन के हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, चाहे वो घर में हो या आउटसाइड एनवायरनमेंट में हो या स्कूल में हो, तो वो इंफॉर्मेशन हम रिसीव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और उनका जो इंफॉर्मेशन रिसीव करने का सोर्स सिर्फ 3 सेंसेस में रिलाय हो जाता है, जैसे कि टच, टेस्ट एंड स्मेल, और सबसे ज्यादा वो टच में रिलाय करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है आपकी स्क्रीन में जो है, डेफिनेशन ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग and visual impairment causing severe communication, developmental and educational needs. Okay, so जैसे कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बोला कि वो अपने बात दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते, और दूसरे व्यक्ति जो कहना चाह रहे हैं वो खुद समझ नहीं पा रहे। तो इस रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इश्यूज और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट एरिया है डेवलपमेंटल। सो डेवलपमेंटल, यहाँ पर सिर्फ हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ हम फिजिकल एंड सोशल कॉग्निशन हर एरियाज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और उस सारे एरियाज इफेक्ट होता है। अब फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो कैसे इफेक्ट होता है। सो अगर कोई व्यक्ति देखने और सुनने की क्षमता में इश्यूज है या चैलेंजेस है, तो वो अक्सर एक ही जगह में बैठते हैं, वो बाहर एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो एक ही जगह में वो जब बैठते हैं या सोते रहते हैं, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंटल एरियाज में इफेक्ट पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि काफी डर के कारण, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करे तो शायद वो गिर जाए या कुछ हर्ट हो जाए बॉडी में, तो वो एक ही जगह में लेटे रहते हैं। तो उनके जो बॉडीज में काफी सारे डिफॉर्मेलिटीज भी आ जाते हैं। एक ही साइड में ऐसे सोने से ये साइड थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाता है, या सर के बल पे सोने से ज्यादा ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो काफी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। पैर में प्रॉब्लम आ जाते हैं, मसल टोन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, जॉइंट्स में इश्यूज होते हैं। सो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। सो और डिटेल में अगर क्लासिफिकेशंस को देखें तो ये काफी सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन टोटल डेफ एंड पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो उसमें क्या होता है, टोटल सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं है और देखने की क्षमता थोड़ा है। टोटल ब्लाइंडनेस एंड पार्शियल डेफ है ना, जिसको हम हार्ड ऑफ हियरिंग भी बोलते हैं। सो एकदम देखने की क्षमता नहीं है और थोड़ा थोड़ा सुनाई देते हैं। कोई डेफ ब्लाइंड व्यक्ति में
तीसरा कॉम्बिनेशन होता है जिनको थोड़ा सा दिखाई देता है और थोड़ा सा सुनाई देता है, जिनको हम लो विजन और हार्ड ऑफ हियरिंग भी बोल सकते हैं। और चौथा कॉम्बिनेशन है जो हमारे दिमाग में पहले आ जाता है, वो है टोटल डेफ ब्लाइंडनेस, जिनको एकदम कुछ भी नहीं दिखाई देता है और कुछ भी नहीं सुनाई देता है। साथ साथ एक फिफ्थ कैटेगरी भी है जिसको हम फंक्शनल डेफ ब्लाइंड बोलते हैं। अब जब ये शब्द फंक्शनल डेफ ब्लाइंड आप सुनते हैं तो काफी टाइम या काफी अक्सर ये हम सोचते हैं कि जो कार्य करते हैं जो डेफ ब्लाइंडनेस, उनको हम फंक्शनल डेफ ब्लाइंड बोलते हैं। बट जो यहाँ पर जो इसका ट्रू मीनिंग है, ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो विजन और हियरिंग का बनावट है या बनावट है वो बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन उनका जो कार्य करने का एरियाज है, जैसे कि ऑप्टिक नर्व, जो नर्व और जो मैसेज ब्रेन में जाके जो इंटरप्रेट करता है, तो वहां पर इश्यूज होते हैं। सो मेनली इट्स रिलेटेड टू द नर्व एंड द ब्रेन। सो फॉर एग्जांपल फंक्शनल डेफ ब्लाइंडनेस में अगर मैं विजन की बात करूं तो वो व्यक्ति में आंख का बनावट बिल्कुल सामान्य होता है। अगर हम देखें तो हमें लगता है कि वो देख रहे हैं और वो सही में देख भी रहे होते हैं। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट दिखाऊं उनको, सो वो हमको लगता है कि वो देख रहा है, बट वो मैसेज जो है ये पेन का, वो सिग्नल्स आई में पहुंच जाता है, वो सिग्नल फिर रेटिना में पहुंच जाता है। रेटिना के बाद जो ऑप्टिक नर्व है, उस ऑप्टिक नर्व में कोई इश्यू हो जाता है, या तो ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक नर्व तक पहुंचता है, बट जो ऑप्टिक नर्व के बाद जब ब्रेन में जाता है वहां पर ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इनको हम फंक्शनल डेफ ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी हम बोलते हैं, या कॉर्टिकल विजुअल इंपेयरमेंट भी हम बोल सकते हैं। तो ऑडिटरी हियरिंग में हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। कॉजेस क्या है? सो डेफ ब्लाइंडनेस का कॉजेस ये जेनेटिक भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। सो आप काफी सारे एजुकेटर्स होंगे या पहले से ही सिंगल डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे होंगे या पढ़ चुके हैं, तो आपको मेन टर्म्स तो पता है, बट मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा और टाइम भी इतना ज्यादा नहीं। बट आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो जेनेटिक कॉजेस में एक है रूबेला, जो अखिल सर ने उनके प्रेजेंटेशन में बताया। रूबेला को हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, और जो डेवलपिंग फीटस है मॉम के, उसके फीटस में जाके डेवलपिंग जैसे ब्रेन है, आईज है, लिवर है, स्प्लीन है, ये सब में इश्यूज हो जाते हैं, और जब बेबी बॉर्न होते हैं उनको विजन और हेयरिंग और ये सब एरियाज में इश्यूज होके बॉर्न होता है। सो उनको हम जर्मन मीजल्स या कॉन्जेनिटल रूबेला के द्वारा हुआ बेबी भी बोल सकते हैं। सो मेनली उनका विजन और हेयरिंग इफेक्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ कोई स्टूडेंट बच्चे का या व्यक्ति का दूसरे ऑर्गन्स वगैरह भी इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा सिंड्रोम है चार्ज सिंड्रोम। सो चार्ज CHARG, ये अलग अलग टर्म है। C स्टैंड्स फॉर कोलोबोमा ऑफ आई। सो अगर आई का बनावट या शेप, या अगर आई बॉल ही नहीं है तो उसको हम कोलोबोमा ऑफ आई बोलते हैं। तो इसमें 6 एरियाज को इफेक्ट हो जाता है। जैसे आई है, कोलोबोमा ऑफ आई, C स्टैंड्स फॉर कोलोबोमा ऑफ आई। H स्टैंड्स फॉर हार्ट, या हार्ट में कोई डिजीज हो, या हार्ट में होल हो, या रप्चर्स हो, तो हार्ट को सिग्निफाई करता है। ए जो है एट्रेसिया ऑफ नेजल कोइना। सो जो स्टेशन ट्यूब और यहाँ माउथ के बीच में एक नेजल वो होता है पाइप, उसमें स्टेशन ट्यूब के उस पास में
तो अगर वहां पर कोई इश्यूज हो, रप्चर्स हो, तो हम उसको एट्रेसिया ऑफ नेजल कोएना बोलते हैं। और रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, आर स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। अगर कोई ग्रोथ में रिटार्डेशन हो कोई भी व्यक्ति या बच्चे का। और जी स्टैंड्स फॉर जेनेटल्स, जेनेटल्स में अगर मिसिंग हो या एबनॉर्मलिटीज हो। और लास्ट लेटर जो है ई स्टैंड्स फॉर ईयर एबनॉर्मलिटीज। सो कान का बनावट नहीं हो या उसका ढांचा ठीक नहीं है या सुनाई नहीं दे रहे। सो ये 6 एरिया से, अगर 6 एरियाज में कोई भी व्यक्ति को 4 एरियाज में इश्यूज है तो हम उस व्यक्ति को चार्ज सिंड्रोम हुआ है हम बोल सकते हैं। तो 6 में से अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और कोई भी व्यक्ति पे दिखे तो हम चार्ज बोल सकते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड कॉजेस। जो एक्वायर्ड कॉजेस में सबसे आगे आता है असर सिंड्रोम, एजिंग, न्यूट्रिशन कम होने के कारण भी डेफ ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, जॉन्डिस, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, मेटनल फीट्स एंड वेरियस ड्रग्स के कारण भी डेफ ब्लाइंडनेस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बाद में भी हो सकता है। सो एजिंग, आप सब जानते हैं कि एजिंग एक बहुत बड़ा कारण है डेफ ब्लाइंडनेस होने के लिए। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा डेफ ब्लाइंडनेस का कॉजेस होता है वो है असर सिंड्रोम। सो असर सिंड्रोम अगेन ये विजन और हेयरिंग रिलेटेड ही इश्यूज दिखते हैं। मेनली विजन में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण विजन उनका धीरे धीरे डिजेनरेट होता है। और दूसरा हेयरिंग है। सो असर सिंड्रोम में भी 3 टाइप से, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। सो टाइप 1 असर सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई भी बच्चा बॉर्न होता है वो टोटल डेफनेस लेके बॉर्न होता है। सो उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जाता है, करीब 9 to 10 ईयर्स जो बच्चा हो जाता है, उसके बाद उनको विजन में थोड़ा थोड़ा इश्यूज आ जाता है। कारण है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और बाय द एज ऑफ 10 ईयर्स वो टोटली ब्लाइंड भी हो जाते हैं। ये टाइप 1 है। तो बॉर्न विथ टोटल डेफनेस और बाय द एज ऑफ 9 or 10 ईयर्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के थ्रू द्वारा वो टोटल ब्लाइंड भी हो जाते हैं। तो उनको देखने और सुनने की इश्यूज हो जाते हैं। टाइप 2 में, टाइप 2 असर सिंड्रोम में चिल्ड्रन विद टाइप 2 असर सिंड्रोम आर बॉर्न विथ मॉडरेट टू सीवियर हेयरिंग लॉस। उनको सुनाई देता है जब वो बॉर्न होते हैं, बट जैसे जैसे टीनेज ईयर्स क्रॉस होते हैं उनके हेयरिंग में भी इश्यूज आ जाते हैं। और सिमिलरली उनको विजन चैलेंजेस भी आ जाता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ। और धीरे धीरे टीनेज होते होते उनका विजन और हेयरिंग दोनों ही बंद हो जाता है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। पहला जो डेफ ब्लाइंड व्यक्ति था उसमें, जो टाइप 1 है उसमें उनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो साइन लैंग्वेज के द्वारा कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो विजन इम्पेयर हो जाते हैं अराउंड 9 to 10 ईयर्स, तो उनका जो कम्युनिकेशन करने का स्ट्रेटेजीज है वो चेंज होके वो साइन लैंग्वेज के बाद अब टेक्टाइल साइन लैंग्वेज हो जाता है। और जो सीखने की पद्धति है, एजुकेशन या लर्निंग स्ट्रेटेजीज, वो ज्यादातर ब्रेल के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा सीखते हैं। और टाइप 2 में वो क्योंकि पहले उनको सुनाई देता था तो उनके लैंग्वेज परसेप्शन होते हैं, वो बोल सकते हैं। और हेयरिंग एड देने के बाद वो शायद और अच्छे से स्पीच भी हो जाता है उनका। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वो विजन इम्पेयर हो जाता है। सो जब वो डेफ ब्लाइंडनेस हो जाते हैं उनको, तो उनमें स्पीच भी होता है और ज्यादातर वो साइन करके कम्युनिकेट कर सकते हैं रिप्लाई करते वक्त। बट
रिसेप्टिव में वो या तो देखेंगे अगर विजन है, अगर विजन टोटली चला गया तो फिर टैक्टाइल साइन लैंग्वेज में रिलाई करते हैं। और टाइप 3 असेर सिंड्रोम में उनको दे आर बोर्न विथ नॉर्मल विजन एंड हेयरिंग, लेकिन जैसे जैसे टीनेज ईयर्स पहुंच जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा विजन एंड हेयरिंग में इश्यूज आ जाता है। कंडीशन वही रहता है, विजन में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और हेयरिंग में धीरे धीरे इश्यूज आते हैं। बट जब वो लेट अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं जैसे कि 35-36 ईयर्स, तब जाके उनका विजन एंड हेयरिंग कंप्लीटली लॉस हो जाता है। सो थर्ड टाइप में उनको पहले से ही सब पता हो जाता है, और जब वो 35 ईयर्स की एज में पहुंच जाते हैं जहां पर उनका लाइफ में काफी सारे अचीवमेंट हो जाते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस कंप्लीट करते हैं, कोई अपने फैमिली के साथ रह रहे होंगे, कोई जॉब्स में होंगे, तो उस टाइम में जाके वो अपने विजन एंड हेयरिंग लूज करते हैं। तो उनके लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, जैसे कि एक्सेप्टेंस है, फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, है ना, और जो कोपिंग मैकेनिज्म है जो बिल्कुल ही चेंज हुए उनके लाइफ में, वो कैसे सीखे या कैसे नया कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज फॉलो करें, वो काफी सारे चैलेंजिंग हो जाते हैं। सो मैंने इसमें से काफी सारे कवर कर लिया है, मैं 1-2 पॉइंट्स आपको बताता देता हूं। जैसे कि वो लोग सेंसरी इंफॉर्मेशन है डेफ ब्लाइंडनेस, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेने में काफी दिक्कतें आ रहे हैं आते हैं उनमें, और उनका जो लर्निंग स्टाइल है डेफ ब्लाइंडनेस होने के बाद वो काफी सारे यूनिक हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो जब डेफ ब्लाइंड बन जाते हैं तो वो ज्यादातर टच के ऊपर रिलाई करते हैं, और जो रिमेनिंग सेंसेस है, विजन भी हो सकते हैं और हेयरिंग भी हो सकते हैं, उनको भी जितना यूटिलाइजेशन है उतना करते हैं। लेकिन जो अदर सेंसेस है जैसे कि टच, टेस्ट एंड स्मेल, उसको वो कंपनसेट करके 100% बनाना पड़ता है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वो बाहरी दुनिया से रिसीव करना है तो वो चाहे पहले वो उनको छूना पड़ेगा, फिर फील करना पड़ेगा, है ना, और शायद अगर फील करने के बाद भी वो सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचे तो वो शायद स्मेल करेंगे, और स्मेल के बाद अगर वो इंफॉर्मेशन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर वो टेस्ट में जाएंगे। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर वो सपोज एप्पल है, एक एप्पल, मैं अगर डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट को सिर्फ एप्पल दूंगा तो उनको शायद वो नहीं समझ में आए कि वो एप्पल है। तो पहले वो क्या करेंगे, सो एप्पल को वो पहले फील करेंगे, ठीक है, फील करने के बाद उसका शेप को आइडेंटिफाई करेंगे और वो रिलेट करेंगे कि क्या वो पहले उन्होंने ये चीज देखा है या नहीं। अगर देखा है उनके मेमोरी में होगा तो शायद वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लें टच करके, बट अगर नहीं हुआ है तो वो अच्छे से फील करेंगे, फील करने के बाद वो स्मेल करेंगे। तो एप्पल का एक पर्टिकुलर स्मेल है तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर टेस्ट करेंगे। सो फाइनली वो 3 सेंसेस के द्वारा वो बता पाएंगे कि वो एप्पल है या डिफरेंट फ्रूट है। बट कभी कभी एप्पल और गुआवा अगर हम साथ में दें, है ना, तो उसमें आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो शायद वो उनके रेसिडियल सेंस या और गौर से भी देख सकते हैं, रेसिडियल सेंस यूज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर रेसिडियल सेंसेस विजन है तो पास में जाके लेके देख सकते हैं, या हेयरिंग है तो उनके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं वो पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस। तो जैसे कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, और डेफ ब्लाइंडनेस की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टच है, क्योंकि टच से उनको सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस के साथ जो है, क्योंकि पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस
कि कोई भी व्यक्ति के साथ अगर बातचीत करना है तो वो क्लोज जाके उनके स्पर्श के द्वारा साइन लैंग्वेज या टेक्टाइल साइन लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करना पड़ता है। बट अभी जो सिचुएशन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग में रिस्ट्रिक्शन है, 6 फीट का दूरी होना चाहिए बोल रहे हैं। सो अब जो इंफॉर्मेशन आना है वो तो वहीं पर गैप हो गया। अब दूसरा टच के बारे में हम बात करते हैं। तो पैंडेमिक सिचुएशन के टाइम में टच भी हम नहीं कर सकते क्योंकि टच के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है टेक्टाइल साइन लैंग्वेज के थ्रू, तो वहां पर भी बहुत सारे चैलेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। इंफॉर्मेशन काफी रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन अभी मिल रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान, क्योंकि जब वो पैंडेमिक सिचुएशन नहीं था तो पर्सन जो डेफ ब्लाइंडनेस शायद वो बाहर की दुनिया में जा रहे थे, आउटसाइड एनवायरनमेंट में जा रहे थे, उनको देख रहे थे रेसिडुअल विजन से, या रेसिडुअल हियरिंग जो है उनको फील कर रहे थे, और टच के थ्रू काफी सारे एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे थे। या जब स्कूल जा रहे होंगे स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंडनेस था, वहां पर उनके पीयर्स के साथ लर्निंग हो रहा था और टीचर्स उनको पढ़ा रहे थे। काफी सारे इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं अभी पैंडेमिक सिचुएशन में। दूसरा चैलेंज जो स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस फेस कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट और प्रॉपर डाइट, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में वो सब अभी नहीं मिल रहे थे, या वो काफी दिक्कतें आ रही हैं उनको ये सब न्यूट्रिशनल डाइट और प्रॉपर डाइट मेंटेन करने में, क्योंकि बहुत सारे एडिशनल डिसेबिलिटी भी होते हैं और काफी सारे डिफरेंट चैलेंजेस भी रहते हैं। दूसरा चैलेंजेस ये है कि मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, अभी उनको काफी दिक्कतें मिल रहे हैं, रोड्स ब्लॉक्ड है, कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन भी चल रहे हैं, और जो मेडिकल इंटरवेंशन मिलना है या सिंपल एक फिक्स का दवाई लेना है वो भी उनको बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है, काफी दिक्कतें करने पड़ रहे हैं। अभी सिक्किम के सिचुएशन में काफी टाइम तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस खुले हैं। तो मैं ये देख रहा था कि जो नामची में कोई स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंडनेस है साउथ डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो थोड़ा सा सीवियर बीमार हो गए तो उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में भी इश्यूज हो रहे थे या काफी दिक्कतें आ रहे थे, पासेस बनाना पड़ रहा था या काफी सारे चैलेंजेस थे, और मेडिसिन भी एकदम प्रॉम्प्टली नहीं मिल रहे थे। सो जिनके कारण काफी सारे डिमोटिवेटेड हो रहे थे, एक ही जगह में बैठना है, बाहर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जब पैंडेमिक सिचुएशन नहीं था उस टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल्स में जाके घुल मिल रहे थे, अपने टीचर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, बट वो काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हो रहे थे घर में। क्यों? एक तो उनके पेरेंट्स को इतना उनके कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी नहीं था, तो दोनों के बीच में इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे थे और काफी चिड़चिड़ा और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। दूसरा थेरेपेटिक नीड्स जो है, थेरेपेटिक नीड्स जैसे कि फिजियोथेरेपी है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उनमें भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं, क्योंकि जो भी सीवियर स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस है या होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में है, उनको वो सारे प्रोविजंस अभी पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं मिल पा रहे हैं, तो जिनके कारण काफी सारे डिलेस आ रहे हैं उनके लाइफ में या डेवलपमेंट में। दूसरा एरियाज जो काफी चैलेंजिंग हो रहा है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। काफी सारे डेफ ब्लाइंड एडल्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट रह रहे हैं या उनके फैमिली के साथ रह रहे हैं, किसी ने शादी करके अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो उनका जो फैमिली इनकम है वो उस फैमिली इनकम में काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान। साइटेड हियरिंग पीपल को भी हो रहे हैं, बट यहाँ पर हम डेफ ब्लाइंड व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिनको विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं उनके लाइफ में, तो काफी सारे दिक्कतें आ रहे हैं उनको। और
सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है जिसमें काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो है जो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो नहीं हो पा रहे। अब ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है बहुत ही अनसर्टन हो रहा है। कभी लॉकडाउन खुल रहे हैं तो कुछ टाइम थोड़ा सा अच्छा होने के बाद उनके घर में शायद एजुकेटर्स आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, फिर या तो स्कूल्स में जा रहे हैं, फिर सेकेंड वेव आ गया तो वो सब बंद हो गया। तो जो अनसर्टेनिटी है उसके कारण से उनको काफी सारे चैलेंजेस हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, कि कभी स्कूल जाने पड़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके द्वारा काफी दिक्कतें आ रहे हैं। तो सेंस इंटरनेशनल इंडिया ने जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके दौरान एक छोटा सा सर्वे किया था, जिसमें सेंस इंटरनेशनल ने फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था उसके दौरान एक सर्वे किया था जिसमें करीब 60 एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस और करीब 80 पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान वो लोग ये क्या फेस कर रहे हैं ये अलग अलग एरियाज में, जैसे कि डिप्रेशन, फिजिकल अब्यूज, न्यूट्रिशन कितना मिल रहे हैं उनको, और इमोशनल स्टेटस क्या है उनका, और कोविड के बारे में क्या जानकारी था। तो आपको ये देख के थोड़ा सा ताज्जुब लगेगा कि काफी सारे लोग, करीब 21.71% एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंड डिप्रेशन में थे लॉकडाउन के कारण, या दूसरे काफी वेरियस रीजंस के कारण, जैसे कि वो बाहर नहीं जा पा रहे थे उसके कारण भी डिप्रेशन हो रहे थे, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे या अडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस तो उसके कारण भी डिप्रेशन हो रहे थे। और 31.78% एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस ने बोला कि उनको काफी हेल्थ डिफिकल्टीज आ रहे हैं और घर में कम्युनिकेशन करने में काफी चैलेंजेस हो रहे, और साथ साथ जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया है उनको अडॉप्ट करने में भी काफी दिक्कतें आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस ने बोला कि फिजिकल अब्यूज भी हो रहे हैं, जैसे कि 12.79 एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस ने बोला कि उनके साथ कुछ फिजिकल अब्यूज हो रहे हैं, जैसे कि मार पिटाई होना ऐसे। और कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण घर में ही खाना कम है तो उनको भी न्यूट्रिशन सपोर्ट कम हो रहे हैं, या किसी को एडिशनल न्यूट्रिशन की जरूरत है, जैसे कि न्यूट्रिशियस डाइट बॉर्नविटा बोले या दूसरे च्यवनप्राश बोले, उनको खरीदने के लिए भी उनको काफी दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब के कारण काफी सारे लोग इमोशनल अब्यूज भी हो रहे थे। इमोशनल अब्यूज में क्या है कि कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि घर में दूसरे बच्चे भी है ना, तो या दूसरे बच्चे को ज्यादा अटेंशन हो गया दे रहे हैं पेरेंट्स, तो उसके कारण भी वो लोग इमोशनल अब्यूज हो रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनके कारण भी इमोशनल अब्यूज हो रहे हैं। तो काफी सारे दिक्कतें आ रहे थे। और करीब 11.63% विद एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस को कोविड के बारे में पार्शियल जानकारी था, बाकी के पास नहीं थे। सो ये था अभी चैलेंजेस जो एडल्ट्स स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस ने फेस किया। ये कुछ चैलेंजेस है जो केयर गिवर्स ने फेस किया ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन। वो है पैंडेमिक के टाइम में काफी सारे पेरेंट्स जो है वो घर में काम कर रहे थे या ऑफिस वर्क में काम कर रहे थे, तो उनमें बिजी थे। दूसरे बच्चे को भी ध्यान देना है तो डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट को ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जो एक्टिविटीज प्लान करने होते थे वो अप्रोप्रिएट वेज में प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए काफी चैलेंजिंग हो रहा था उनको। कम्युनिकेशन और टीचिंग स्ट्रेटेजीज उनको ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज या कम्युनिकेशन मोड स्कूल में पढ़ाया जाता है वो घर में टोटली डिफरेंट हो रहे थे, और जिनके दौरान कारण मीनिंगफुल एक्टिविटीज नहीं हो पा रहा था। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और जो स्पेस है घर में वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहे थे, और
लैक ऑफ स्मार्टफोन, किसी किसी पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है या डिवाइसेस नहीं है अप्रोप्रिएट, जो अभी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इंटरनेट का इश्यूज हो रहे थे, और जो हिली टेरिन है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वहां पर काफी सारे बारिश हो रहे हैं या हिली टेरिन के कारण इंटरनेट सिग्नल्स नहीं मिल रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस में काफी सारे चैलेंजेस हो रहे थे पेरेंट्स को, जिनके कारण वो काफी इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे थे क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस हो रहे थे। और थर्ड चैलेंज में स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। सो अगेन स्पेशल एजुकेटर्स के पास भी लैक ऑफ फोन्स दिख रहे थे, अप्रोप्रिएट फोन नहीं था या स्मार्टफोन नहीं था, और इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा था क्योंकि हिली टेरिन है, और अलग अलग रीजन में अलग अलग इंटरनेट एक्सेस का इश्यूज चल रहा है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग काफी सारे हो रहे थे, जो एजुकेटर्स ऑनलाइन कोर्स क्लासेस के दौरान स्टूडेंट को बताना चाह रहे थे, वो पेरेंट्स वो ढंग से नहीं ले पा रहे थे इंस्ट्रक्शंस, तो उसमें काफी सारे मिसमैच हो रहे थे। फिर अटेंशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट भी काफी कम हो रहा था ऑनलाइन क्लास के कारण, और जिसके द्वारा जो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे थे वो काफी सारे डिलेस हो रहे थे। एंड फाइनली जो उन्होंने आईपी बनाया है, वो आईपी में एसेस करने के लिए या इवेल्युएट करने में काफी सारे इश्यूज आ रहे थे। आपने इंटरवेंशन तो दिया, लेकिन वो जो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन ना मिलने के कारण होम बेस्ड एजुकेशन के टाइम में जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के कारण, वो आईपी में हम एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे थे। सो अब इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अब हम चाहते हैं कि सारे लोग जो है एजुकेटर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस या एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस, उनको वैक्सीनेशन मिले और एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज मेंटेन करें टाइम टेबल के साथ, और जो अटेंशन स्पैन है उसको डिक्रीज महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम बीच बीच में ब्रेक्स देते रहे, दिन भर का एक्टिविटी ना प्लान करें और ब्रेक्स देते रहे एक्टिविटी के दौरान, और प्ले और लेजर्स भी थोड़ा उनको देना चाहिए होम बेस्ड एक्टिविटीज में। जो कोविड बिहेवियर्स है उनको हम काफी अच्छे से फॉलो करें, जैसे कि मास्क पहनना हो, ग्लव्स पहनना हो, और उनके साथ, क्योंकि ये सारे टच बेस्ड एक्टिविटीज हो रहे, तो कोविड बिहेवियर्स हमको काफी फॉलो करना पड़ेगा, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहे बार बार। मेंटल वेलबींग्स काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड या ओवरवेल्म्ड है इतने सारे एक्टिविटीज करने के बाद, तो हमको उनके मेंटल वेलबींग के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना है, या काउंसलिंग के ऊपर भी ध्यान देना है, और सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हमें केयर गिवर्स को, ताकि वो फॉलो करे, और वीडियो और रिटन फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। और पेरेंट्स और एजुकेटर्स का हम कैपेसिटी बिल्डिंग बार बार करते रहे। सो सेंस इंटरनेशनल में हमारे अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, पेरेंट्स और केयर गिवर्स। तो ये 3 मंथ्स का कोर्स जो है अलग अलग कोर्सेस है। एक स्पेशल एजुकेटर्स के लिए जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जिसमें से हम काफी डिटेल्ड डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं। सो पेरेंट्स के लिए वो कैसे एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, ये हम बताते हैं। और 3 मंथ्स कोर्स ऑन साइन लैंग्वेज है, जिसमें हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस, वो पेरेंट्स के लिए भी है और प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिक्किम का ही है, शायद टाइम का कंस्ट्रेंट भी है, तो मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। ये हाल ही में एक होम विजिट में गए थे सिक्किम में, तो वहां पर एक स्टूडेंट मिला जो 17 साल का है, या पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस या एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस, एडोलेसेंट विद डेफ ब्लाइंडनेस, जो 17 इयर्स का है। तो उनको हाइपोक्सिक
सेरेब्रल एट्रोफी हुआ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिनमें ब्रेन में जो टिश्यूज अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं। सो उनको 17 साल बाद उनको आइडेंटिफाई हुआ है। तो जब हम घर गए तो हमको ये जानने को मिला कि उनको अभी तक भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उनको चलने फिरने में भी इश्यूज है, बार बार गिरते रहते हैं, काफी सारे चोट है हाथ में पैर में, और उनको एपिलेप्सी भी है। सो जब पेरेंट्स को पूछा गया तो पेरेंट्स ने ये बताया कि उनको थोड़ा देखने और सुनने में भी इश्यूज है, बट अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है। उनका स्पीच थोड़ा था और थोड़ा डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन था, बट वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, और कोरोना के बारे में भी थोड़ा जानकारी था, जैसे कि मास्क पहनना। बट ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि 17 इयर्स तक भी वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो ये जो हेलिटेरिन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन और एज अप्रोप्रिएट राइट टाइम में इंटरवेंशन काफी डिले हो रहा है। तो उसको हमको जितना जल्द हो अवेयरनेस इन सोसाइटी लेके आना है, अवेयरनेस ऑन डेफ ब्लाइंडनेस एंड अवेयरनेस ऑन डिसेबिलिटी। ये फोटोग्राफ जो दिख रहे हैं आप राइट साइड में, यही वो घर है जहां पर हम गए थे। तो जब हम जा रहे थे तो उनका जाने के लिए भी काफी दिक्कतें पड़ रहे थे क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन है, हिली टेरेन है। तो वहां जाने के लिए भी करीब 10 मिनट्स पड़ा हमें चल के। तो अब एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वो पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल्स, या यहाँ हमारे कार्यकर्ता वहां पर कैसे जा सकते हैं, एजुकेटर्स या रिसोर्स पीपल। सो अर्ली स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, या अखिल ने भी बात किया है, मैं भी इसमें स्ट्रेस करना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अप्रोप्रिएट नीड बेस्ड रिहेबिलिटेशन के लिए। और उनका सर्टिफिकेशन काफी इम्पोर्टेंट है, राइट सर्टिफिकेशन होता है तो उनको नीड बेस्ड या अप्रोप्रिएट एड्स एंड अप्लायंसेस मिलते हैं और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिनके कारण वो अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन पढ़ अवेल कर सकते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में हो या होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में हो। लेकिन जो स्टूडेंट मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं उनको हम करिकुलम एडेप्टेशंस के बारे में भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और करिकुलम एडेप्टेशन अगेन ये बहुत वास्ट एरिया है जिनके बारे में हम और डिटेल्स में डिस्कशंस कर सकते हैं बाद में। एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट है, हमको प्रोविजन बनाना चाहिए क्योंकि हिली टेरेन है। और मैं जब इस घर में पहुंचा तो मैं खुद ही सोचने लगा कि हम उस डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट को या व्यक्ति को हम हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाएं। अब 17 इयर्स के जो एडोलसेंट विद डेफ ब्लाइंडनेस वो काफी हेल्दी है, लंबा है, टॉल है और उसका वेट भी है, तो उसको कैरी करके तो हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी इन ऑल फॉर्म हमको काफी देखना पड़ेगा। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, होम बेस्ड एजुकेशन में है, उनको थेरेपेटिक सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड मेडिकल इंटरवेंशंस राइट टाइम में और अप्रोप्रिएटली देना बहुत ही जरूरी है। वो हमको काफी गौर देना पड़ेगा। और लास्टली कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रिसोर्स टीचर्स, मेन स्ट्रीम टीचर्स, केयर गिवर्स, पीयर्स। और सिक्किम में काफी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स काफी एक्टिव दिख रहे थे। सो आई एम श्योर काफी नॉर्थ ईस्ट में यही सिचुएशन है क्योंकि आशा वर्कर्स फील्ड में जा रहे हैं, तो उनको अगर हम राइट टाइम और सही तरीके का ट्रेनिंग दे तो उनको काफी आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प होगा। सो फाइनली हेलेन केलर के एक कोट से मैं समाप्त करना चाहता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन कि although the world is full of suffering, it is also full of overcoming of it. So दुनिया में काफी सफरिंग है लेकिन उसको ओवरकम करने का भी है। तो थैंक यू वेरी मच। और ये पैंडेमिक सिचुएशन एक एग्जाम्पल है जिसको हमें ओवरकम करना है और जितना ज्यादा डेफ ब्लाइंड पॉपुलेशन को रीच कर सके उतना बेटर है, और डिसेबिलिटी पॉपुलेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही
महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही सारगर्भित सरल शब्दों में आपने समझाया कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है, इसके चैलेंज क्या है, इसमें कठिनाइयां कहाँ आ रही। आपने एक शॉर्ट स्टोरी बताई सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप यदि किसी के क्वेश्चन आंसर हैं प्लीज चैट बॉक्स में, चेक कर रहा था वहां तो नहीं है, तो एक एक कर यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज एक एक करके आप पूछ सकते हैं हमारे रिसोर्स पर्सन से। सचिन सर से एक मेरा प्रश्न, थोड़ी सी जानकारी के लिए एक प्रश्न है। मैं कौशलेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर सीआरसी सिक्किम से बात कर रहा हूं। सर से जानना चाह रहा हूं कि जो डेफ ब्लाइंडनेस के जो कोलैबोरेशन सेंटर है यहाँ पे सेंस के सिक्किम में, वो थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो हम उनके साथ और लिंकेज एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो कृपया उन सेंटर्स के नाम, उस एनजीओ के नाम प्लीज थोड़ा सा बताएं, रेफरेंस में दें। जी, सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति, जिनका फाउंडर डायरेक्टर है द्रौपदी गिमेरे, और इस सेशन में भी हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर अमित तामंग इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं, शायद उनको भी आप टच में रह सकते हैं। तो उनका नाम है अमित तामंग, मैं उनका कांटेक्ट नंबर आपको दे सकता हूँ। और उनका ऑफिस है 0 पॉइंट में, गैंगटोक में, और जो रिसोर्स सेंटर उनका है वो इधर बर्मेक में है, सिंगताम से थोड़ा ऊपर, शायद सिंगताम से 1 किलोमीटर की दूरी में है। और जी, बाद में हम कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। अभी तो मैं सिक्किम में ही हूँ, सो थोड़ा जितना भी काम हो सकता है या प्लानिंग हो सकता है, हम बैठ के प्लानिंग और कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीआरसी सिक्किम के पुनर्वास अधिकारी श्री फरहत हुसैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू all of you. Myself, Farhat Hussain, Rehabilitation Officer, CRC Sikkim. Here we come to the end of this today's webinar on topic Scenario of Deafblind Educational Services and Challenges. It gives me the immense pleasure to deliver the vote of thanks to all the dignitaries present over here. I would like to thank our patron, Dr. Himanshu Das Sir, Director, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun, who always inspire and guide us to conduct this type of webinar. Thank you, sir, for your unconditional support. I express my sincere gratitude to our keynote speaker, Mr. Akhil S. Paul Sir, Director and Foundation Member of Sense International India, for enlisting scenario of deafblind and other very important information. I express my sincere gratitude to our resource person, Mr. Sachin Rijal Sir, Head on Training and Research, Sense International India, for enlisting the educational services and challenges for the deafblind and other important information. Once again, thank you, sir, in this COVID time, taking your time out or being here with us and guiding us about this important topic. Now I would like to thank our resident coordinator, Mrs. M. Iris Madam, for support and guide to conduct this type of webinar. Thank you, Madam. Now I would like to thank Mr. Vishal Kant Pandey, Sir, Orientation and Mobility Instructor cum Special Educator, for his hard work in arranging this webinar and smooth conducting this webinar. Also, I would like to thank all staff member of CRC Sikkim for their kind cooperation for making
this webinar very successful. Now, last but not the least, I would like to thank all the students, rehabilitation professionals, staff of NIEPVD, CRC Gorakhpur, CRC Sundarnagar, other CRC staff and caregivers who are here with us today and made the program very much successful. I am sure you all will implement what our speaker, sir, guided us in today's webinar. Once again, thank you all of you. And if you need any type of assistance in terms of rehabilitation, you all can contact our CRC Sikkim. And also, if you feel any anxiety, stress, depression, or any other psychological issues, you can contact Mental Health Rehabilitation Helpline number Kiran, launched by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. It is available 24/7. This toll-free number is 1800-599-0019. Again, I repeat this number, 1800-599-0019. Thank you. Thank you all. Now, mic over to program coordinator, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में आप सभी का धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं अपने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महोदय और अपने परम श्रद्धेय डॉक्टर अखिल पाल जी सर और सचिन जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें सहमति दें, जिससे हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ सकें। Thank you very much, Vishal ji. Thank you very much, everyone who were there, for your time and your attention. All the very best. Thank you, sir. Thank you.